तो बात बिहार की करते हैं। बिहार की राजनीति जो जाति और अवसरवाद में सिमट कर रह जाती है। एक ऐसा अखाड़ा है जहां तर्क से कम चालों से ज्यादा मुकाबला होता है और उसी मुकाबले में अब राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की टीम के साथ चुनावी शंखनाद कर चुके हैं। 16 दिन में राहुल गांधी 20 जिलों से गुजरते हुए 1300 किलोमीटर का सफर तय करेंगे, जिसकी शुरुआत आज सासाराम से हुई। इस दौरान राहुल गांधी को तेजस्वी यादव का भी पूरा साथ मिल रहा है। असल में ये यात्रा वोट चोरी और स्पेशल इंसेंटिव रिविजन यानी SIR के विरोध में निकाली जा रही है। राहुल गांधी इस अभियान के जरिए बिहार चुनाव से पहले जनता में अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं। वोट चोरी ये कर रहे हैं, आप देखना, हम वोट चोरी रुकवाएंगे और SIR की जो सच्चाई है, जो बिहार के गरीब जनता से वोट चोरी की जा रही है, हम पूरे देश को दिखाने जा रहे हैं। ये यात्रा सासाराम से शुरू होकर 16 दिन के भीतर 20 जिलों की परिक्रमा कर पटना पहुंचेगी, जिसमें सबसे पहले रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, इसके अलावा मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया और अरेरिया, सुपौल, दरभंगा के साथ मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया, गोपालगंज और छपरा आरा फिर पटना में खत्म होगी। इलेक्शन कमीशन के लोग कान खोल करके सुन ले, लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को राहुल जी, तेजस्वी महागठबंधन के लोग खत्म नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। इस यात्रा के जरिए विपक्ष न सिर्फ जनता को जागरूक करना चाहता है, बल्कि सत्ता पक्ष पर दबाव भी बनाना चाहता है। बिहार में राहुल गांधी की यात्रा सिर्फ नीतीश सरकार के लिए ही चुनौती नहीं है, बल्कि रोहतास जिला प्रशासन भी कंफ्यूजन में रहा और आखिरी वक्त तक राहुल गांधी की सभा के लिए जगह तय नहीं हो पाई। आखिर राहुल गांधी की सभा के लिए कौन सी जगह दी जाए, इसका नतीजा रहा कि आखिरी वक्त में जगह को बदल दिया गया। फिर आनन फानन में बुलेट बाइक की रोशनी में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए हेलीपैड बनवाते देखा गया। दरअसल राहुल गांधी का चुनावी प्रोग्राम पहले रेलवे मैदान सासाराम में फिक्स किया गया था, जिसे जिला प्रशासन ने बदलकर सुअरा हवाई अड्डा कर दिया। फिर SP जैन कॉलेज के ग्राउंड में हेलीपैड बनाने की कवायद शुरू की गई। दावा है कि बिहार के सासाराम में राहुल गांधी की रैली को लेकर काफी खींचतान हुई। प्रशासन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बहस भी हुई। सभा स्थल को कई बार अचानक बदला गया, फिर SP जैन कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया। बहुत ही आदरणीय। अब ऐसे में प्रशासन के पास हेलीपैड बनाने के लिए सिर्फ रात भर का समय था। ऐसे में बुलेट की रोशनी से हेलीपैड का निर्माण करवाया गया। जो आरोप राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों को साबित करने के लिए पूरे बिहार में यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन अब विपक्ष के आरोपों को चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उनके लिए पक्ष विपक्ष एक जैसा है। बेवजह SIR की प्रक्रिया को राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं है। लागल लागल झुलनिया में धक्का बल्लमुकल कत्ता चला, क्योंकि लालू यादव अपने पुराने अंदाज में आ चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार में मोर्चा संभाल चुके हैं और राहुल गांधी चुनाव आयोग के खिलाफ यात्रा पर निकल चुके हैं। ऐसे में जो आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगे, अब उस पर मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रतिक्रिया भी आ चुकी है। चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है, न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हो। आरोप गंभीर हैं, तो जवाब भी उसी अंदाज में दिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने कहा, ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो आयोग डरता है, न ही वोटर। चुनाव आयोग निडरता के साथ काम करता रहेगा, बिना भेदभाव के निडर होकर काम करता रहेगा। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों पर भी कड़ा रुख अपनाया है और विपक्षी दलों को साफ साफ संदेश दे दिया है, भ्रम फैलाने की कोशिश ठीक नहीं है। राजधानी दिल्ली को जाम से राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज बड़ा तोहफा दिया है। आपको बता दें कि अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 और द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली सेक्शन का प्रधानमंत्री ने आज उद्घाटन किया। इस प्रोजेक्ट को करीब 11,000 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है, जिससे दिल्ली और गुरुग्राम के बीच सफर 1 घंटे से घटकर सिर्फ 20 मिनट रह जाएगा। मानेसर से IGI एयरपोर्ट तक सिर्फ 20 मिनट और सिंघू बॉर्डर से IGI तक सिर्फ 45 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। यानी जाम से जूझती दिल्ली के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे न सिर्फ सफर आसान बनाएगा, बल्कि यात्रियों को मेट्रो, रेल और बस सेवाओं से सहजता से जोड़ देगा। एक्सप्रेसवे हो या फिर अर्बन एक्सटेंशन रोड,
दोनों सड़कें शानदार बनी है। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बाद अब अर्बन एक्सटेंशन रोड से दिल्ली को बहुत मदद मिलने वाली। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस एक्सप्रेसवे पर 27 फ्लाईओवर, 26 छोटे पुल और 17 सबवे शामिल है। वहीं गाजीपुर लैंडफिल से 20 लाख टन कचरे का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इससे भी ताज्जुब का फैक्ट तो ये है कि इसमें 2 लाख मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है, जो आईफिल टावर से 30 गुना ज्यादा है, जबकि 20 लाख क्यूबिक मीटर सीमेंट कंक्रीट लगाया गया, जो बुर्ज खलीफा की तुलना में 6 गुना अधिक है। यानी इंजीनियरिंग की वो मिसाल जो लोगों की जिंदगी को आसान बनाने जा रही है। दिल्ली पहुंचे भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का IGI एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। अमेरिका के एक्सियन 4 मिशन के पायलट रहे शुभांशु की अगवानी के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एयरपोर्ट पहुंची और दोनों ने मिलकर शुभांशु का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान दिल्ली का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा ढोल नगाड़ों की आवाज से गूंज उठा। सीएम रेखा गुप्ता के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और शुभांशु के परिजनों ने उनको रिसीव किया। भारी संख्या में आम लोग भी शुभांशु के स्वागत के लिए नजर आए। एयरपोर्ट पर बुके और शॉल भेंट कर शुभांशु शुक्ला का सम्मान किया गया। सीएम रेखा गुप्ता और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ शुभांशु ने बातचीत कर अपना अनुभव साझा किया। एयरपोर्ट पर शुभांशु की पत्नी और बेटा भी मौजूद रहे। शुभांशु शुक्ला ने 2 हफ्ते से ज्यादा समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गुजारा है। ISS पहुंचने वाले वो पहले भारतीय हैं। सोमवार को पीएम मोदी से मुलाकात के बाद 25 अगस्त को शुभांशु अपने गृह जनपद लखनऊ जाएंगे। काकोरी ट्रेन एक्शन को जब जब याद किया जाता है, तब तब काकोरी के साथ शाहजहांपुर शहर को भी याद किया जाता है। लेकिन इस ऐतिहासिक शहर का अब नाम बदलने की मांग तेज हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने इसे गुलामी की निशानी बताते हुए नाम बदलने की मांग की है। मैंने कहा अपन अर्चना को बोलेंगे कि शाहजहांपुर नाम अच्छा नहीं लगता, इसलिए कोई नया नाम प्रस्तावित कर दो, हम सब उस पर साइन कर देंगे। योगी जी को भिजवा देंगे। तो क्या इलाहाबाद और फैजाबाद की तरह अब शाहजहांपुर की बारी है? क्या स्वतंत्रता सेनानियों की धरा को अब नई पहचान मिलेगी? मुझे नाम दोबारा अब ना सुनने को मिले, हम इसकी अभी तो तैयारी करेंगे। हालांकि उमा भारती की मांग से न तो वहां के मुस्लिम इत्तेफाक रखते हैं और न ही हिंदू। शाहजहांपुर का नाम तत्काल प्रभाव से बदलना चाहिए कि ये जो आता था आतंकवादियों के नाम से जो नाम चल रहे हैं, ये पूरे प्रदेश के पूरे देश के बदलना चाहिए। शाहजहांपुर का नाम बदलना चाहिए और हमने कई बार ज्ञापन भी दिया है जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को कि शाहजहांपुर का नाम साजीपुर किया जाए। शाहजहां के सिपह सलारों ने इस शहर को बसाया था। ऐसे तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे शहर हैं, बहुत सारे ऐसे जिले हैं जो मुगलों के नाम पर हैं। तो क्या क्या बदला जाएगा? यूपी के अंदर तो एक तरह की अलग पॉलिटिक्स चल रही है, हिंदू मुसलमान का काट खेला जाता है। कि शाहजहांपुर आज शहीदों की नगरी के नाम से जाना जाता है। किसी के अच्छा लगने से ना लगने से फर्क नहीं पड़ता। यूपी के फतेहपुर का मजार विवाद तो याद ही होगा। अब मध्य प्रदेश में भी ठीक उसी तरह की घटना घटी है। यहाँ एक दरगाह में तोड़फोड़ कर माहौल खराब करने की कोशिश की गई। ये तस्वीरें रीवा की उसी ऐतिहासिक गाजी मियां दरगाह की हैं, जहां अब भारी फोर्स तैनात है। सन्नाटे में डूबी रात अचानक अशांति में बदल गई, जब श्रद्धा और आस्था का प्रतीक यह दरगाह कुछ उपद्रवियों के निशाने पर आ गई। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मस्जिद का जो गुंबद है उसको नुकसान पहुंचाया गया और जो फर्श है नीचे का और अंदर की टाइल्स है उनको तोड़ा गया है। सुबह होते ही ये खबर पूरे इलाके में आग की तरफ फैल गई। मुस्लिम समाज के लोग भारी संख्या में थाने पहुंच गए। अभी स्थिति सामान्य है और इसमें जो है अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध FIR पंजीबद्ध की गई है। फिलहाल घटना के बाद भारी पुलिस फोर्स तैनात है और हालात अब काबू में हैं। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से बड़ी खबर सामने आई, जहां हिंदू घाट पर अवैध रूप से मजार बनाकर जमीन पर कब्जे की साजिश का मामला सामने आया है। इस पर हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध जताया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने जांच की तो इस षड्यंत्र का खुलासा हुआ। तस्वीरें फर्रुखाबाद के पंचाल गेट की है, जहां एक कब्र को मजार का रूप देने की कोशिश की गई। कब्र पर टाइल्स लगाकर उसे स्थायी निर्माण का रूप दिया जा रहा था, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई की। हिंदू जागरण मंच ने इसका विरोध करते हुए इसे घाट की जमीन पर अवैध कब्जे की साजिश बताया। यहाँ पे कुछ मिट्टी का ढेर इकट्ठा था, उसको उन्होंने मजार का सूप देना चालू कर दिया, जबकि यहाँ पांचाल घाट है, इसका नाम पांचाल घाट है और घाट पर ये सब होना ठीक नहीं है।
विवाद बढ़ने पर प्रशासन हरकत में आया और टाइल्स तोड़वाकर अवैध कब्जा हटाया। प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। शोहरत, पैसा और सुर्खियां, रातों रात यूट्यूब से नेम और फेम कमाने वाले एल्विश यादव का सिस्टम हिल गया है। दूसरों का सिस्टम हिलाने की बात करने वाले इस इन्फ्लुएंसर के घर पर सरेआम गोलियां चलाई गई और गोलीबारी का कनेक्शन एक ऐसे गैंग से निकलकर आया जो एक्सटॉर्शन और सुपारी किलिंग में लॉरेंस के बाद दूसरा सबसे बड़ा गैंग है, हिमांशु भाऊ गैंग। सबसे पहले आपको एल्विश के घर पर फायरिंग की तस्वीरें दिखाते हैं और बाद में गोलीबारी की इनसाइड कहानी। एक दो नहीं, पहले राउंड में ही पूरी की पूरी 12 गोलियां चलती हैं, फिर भी शूटरों के हाथ नहीं कांपते। सीसीटीवी में कुल 2 बदमाश फायरिंग करते नजर आ रहे हैं जो एक बार में पूरी मैगजीन खाली कर देते हैं। ये हमले से पहले की तस्वीर है जिसमें 3 बदमाश एक बाइक पर आते दिखे, जिनमें से 2 उतरकर फायरिंग करते हैं। तो उन्होंने बताया भी हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही हमारे को कभी को जान से मारने की धमकी का कोई भी कॉल नहीं है। हमने क्राइम टीम भी वहाँ मौके बुला ली, सीनो क्राइम टीम भी मौके बुला ली। जिस रूट से वे निकले हैं उस रूट की हम जांच करें। यानी घटना के बाद पुलिस और आईबी जैसी एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं, क्योंकि गोलीबारी का कनेक्शन हिमांशु भाऊ जैसे दुर्दांत गैंगस्टर से जुड़ रहा है। कभी सलमान खान से पंगा लेकर एल्विश ने बॉलीवुड में तहलका मचाया था। एल्विश ने भले ही अपनी जुबान से कुछ ना कहा हो, लेकिन लॉरेंस गैंग का तब राइट हैंड कहे जाने वाले गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने खुलेआम एल्विश का समर्थन किया था। यानी जिस गैंगस्टर से कनेक्शन के कथित आरोप लगे, आज उसी अपराध की दुनिया के कुछ गैंगस्टर्स के वो निशाने पर आ गए। और इसका सबूत है ये लेटर जिसमें लिखा है, सभी भाइयों को राम राम। आज जो एल्विश यादव के घर गोली चली वो नीरज फरीदपुर और भाऊ रिटोलिया ने चलवाई है। इसको हमने अपना परिचय दिया है। तो क्या ये माना जाए कि एल्विश भाऊ गैंग के टारगेट पर हैं? वैसे भी जिस तरीके से फायरिंग की गई है उससे हमलावरों के प्रोफेशनल शूटर होने का शक है, जो किसी बड़े गैंग से जुड़े हो सकते हैं। अब जरा एक पुरानी तस्वीर देखिए जिसमें सलमान के खिलाफ गोल्डी बराड़ ने साफ साफ लिखा कि ये जो बिग बॉस में एल्विश यादव के साथ बुरा बर्ताव हुआ है, इसका बदला लेने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। यानी कल जो गैंगस्टर एल्विश के साथ थे और आज कुछ गैंगस्टर उनके घर पर गोलियां चला रहे हैं। एल्विश के घर पर गोलीबारी के पीछे अब तक कोई खास वजह निकलकर नहीं आई है, लेकिन पुलिस सूत्रों का दावा है कि इसके पीछे 3 बड़ी वजह हो सकती है। पहला, रंगदारी और डराने के लिए गोलीबारी। दूसरा, गोल्डी जैसे गैंगस्टर से कथित यारी जो कि कभी सच साबित नहीं हुई। और तीसरा, गैम्बलिंग एप्स का प्रमोशन, जिसका जिक्र भाऊ गैंग ने खुद किया है। अब सवाल उठता है, गैम्बलिंग एप्स का एक इन्फ्लुएंसर और गैंगस्टर से क्या लेना देना? जरा समझते हैं इसे। अभी एल्विश को जो बोलते सुना वो कोई व्लॉग नहीं, प्रमोशन का हिस्सा है जिसके बदले करोड़ों की फीस ली जाती है। और गोलीबारी के पीछे भाऊ गैंग इसे ही जिम्मेदार बता रहा है। भाऊ गैंग ने फायरिंग की जिम्मेदारी लेते हुए गैम्बलिंग की बात भी की और लिखा, सट्टे का प्रमोशन कर इसने कई घर बर्बाद कर दिए। सोशल मीडिया के कीड़ों को वार्निंग है कि जो सट्टे का प्रमोशन करते मिल गया उसके पास गोली या कॉल कभी भी आ सकती है। जो भी सट्टे वाले हैं वो तैयार रहें। अब सवाल उठता है, क्या सट्टे का प्रमोशन करने वाले दूसरे स्टार भी रडार पर हैं या फिर सट्टा बहाना और मकसद डराना है? क्योंकि ये वो बाजार है जहां पैसा बरसता है। आंकड़ों के मुताबिक बेटिंग एप्स का कारोबार करीब 2.5 से लेकर 4 लाख करोड़ रुपए सालाना का है और करीब 20 करोड़ सट्टा और दूसरे गेम में पैसे लगाते हैं। अब सवाल ये कि फायरिंग के पीछे अगर मकसद उगा ही नहीं तो क्या गैम्बलिंग के बाजार की लड़ाई है? अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अब अपनी फिटनेस को लेकर चर्चा में है। सोशल मीडिया में ओवैसी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो जिम में वर्कआउट करते हुए नजर आ रहे हैं। और ओवैसी की फिटनेस का राज भी यही है, तभी तो 56 साल की उम्र में भी ओवैसी काफी फिट और एक्टिव नजर आ रहे हैं। देखिए, पहले ओवैसी ने वार्म अप एक्सरसाइज की, उसके बाद उन्होंने वेट लिफ्टिंग की और 20 किलोग्राम वेट उठाया। इतना ही नहीं, ओवैसी ने चेस्ट के लिए डंबल एक्सरसाइज भी की। ये तस्वीरें हैदराबाद के एक जिम की हैं, जिसका उद्घाटन करने असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे थे। उद्घाटन के बाद उन्होंने वर्कआउट सेशन में हिस्सा लिया। वीडियो में साफ दिखा कि ओवैसी भारी मशीनों को भी आसानी से उठा रहे हैं। इस उम्र में उनका एनर्जी लेवल युवाओं को मात दे रहा है।
जिम में ओवैसी की ये परफॉर्मेंस युवाओं के लिए प्रेरणा है। अपने बयानों से सुर्खियां बटोरने वाले ओवैसी ने अपनी फिटनेस का भी लोहा मनवा दिया। कांग्रेस नेतृत्व मध्य प्रदेश में नई जमीन तैयार कर रहा है, लेकिन पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस प्रयास में पलीता लगा रहे हैं। धार से अजीबोगरीब मामला सामने आया है। कांग्रेस के जश्न के दौरान मोदी योगी जिंदाबाद के नारे लगे और फिर क्या, वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया में पार्टी ट्रोल होने लगी, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। मौका था कांग्रेस जिलाध्यक्ष के स्वागत का। कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे, लेकिन एक जना भूल गए कि पार्टी कांग्रेस है, बीजेपी नहीं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, इतने में ही वहां मौजूद दूसरे कार्यकर्ता ने याद दिलाया कि ये कांग्रेस है। फिर उन महानुभाव ने अपनी भूल सुधारी और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस ने हाल ही में मध्य प्रदेश के नए जिलाध्यक्षों का ऐलान किया है। धार से स्वतंत्र जोशी जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। बस उन्हीं के स्वागत में कार्यकर्ता जश्न मना रहे थे, लेकिन कार्यकर्ता राहुल गांधी की जगह मोदी योगी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पहाड़ों पर कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बार जम्मू कश्मीर के कठुआ में बादल फटने के बाद मौत वाली तबाही मची है। जहां जहां बादल फटा उसमें जोध घाटी, चंद्रा भेड़ बलोरे, बगरा जंगलोते और दिलवान हटली लखनपुर शामिल हैं, जिसमें करीब 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया और जो लोग लापता हैं उनकी तलाश की जा रही है। सेना, एसडीआरएफ और पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। ये तस्वीरें देखिए, यहीं से तबाही का सिलसिला शुरू हुआ। घराली, जहां कुदरत ने तांडव दिखाया, फिर कुल्लू, उसके बाद किश्तवाड़ और अब कठुआ। इलाके अलग अलग, लेकिन मंजर हर जगह एक जैसा। भले ही कुदरत का वार अलग अलग जमीन पर, लेकिन नतीजा एक ही, मौत वाला तांडव। पानी की ये लहरें खौफ पैदा करने वाली हैं, जो कठुआ में बादल फटने के बाद जमीन पर उतरी। तेज बहाव के साथ आया मलबा पल भर में निचले इलाकों में फैल गया। अब ये देखिए, सैलाब कैसे अपना कहर दिखा रहा है। जहां तक नजर जाती है पानी का वार और उसका प्रहार दिखाई दे रहा है। ये कोई नदी नहीं, गली है, जहां पूरा का पूरा समंदर उतर आया है। मकानों का हाल देखिए, जो सैलाब के बीच में कैद होकर रह गए। कुछ ऐसा ही हाल पुलिस स्टेशन का भी है, जहां कानून का नहीं, पानी का कब्जा नजर आया। हर जगह बस पानी ही पानी। जो भी सामने आया, पानी ने उसका हाल बेहाल कर दिया। सड़क पर खड़ी गाड़ियां अब लोहे के कबाड़ जैसी लग रही हैं। कठुआ में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर खौफनाक है, लेकिन इसी तबाही के बीच इंसानियत की जंग जारी है। लोग एक दूसरे की मदद में जुटे हैं। कोई हाथ बढ़ा रहा है तो कोई मलबा हटाकर रास्ता बना रहा है। मलबे में महिला धंसी हुई है। आसपास के लोग हर हाल में उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पत्थर हटाए गए। कटो यार। हर मिनट भारी, हर सेकंड खतरनाक, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जो भी बाधा उसे बचाने के सामने आ रही थी, लोगों ने उसे हटाया और जिंदगी की जंग जीत ली। मलबा, पत्थर और कीचड़ का ढेर, उसके बीच ये शख्स फंस गया। बचने की कोशिश की, कदम बढ़ाए, लेकिन इस चुनौती के सामने उसकी एक न चली। तभी पास खड़े शख्स ने मदद का हाथ बढ़ाया और अगले ही पल फंसा हुआ व्यक्ति मौत के पंजे से बाहर निकल आया। घर पूरी तरह सैलाब के बीच कैद है और लोग इसी जद्दोजहद में जुटे हैं कि कैसे भी इस तबाही से निकलना। गली में पानी ने सीधा अटैक किया और लोग इसके आगे बेबस नजर आए। बादल फटने के बाद मलबा और कीचड़ ने इलाके पर कब्जा कर लिया है, जैसा कि इस वीडियो में देख सकते हैं। कठुआ में ग्राउंड जीरो पर जिंदगी बचाने की जंग जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना की टीम भी शामिल हो गई है। टूटे घरों के मलबे के बीच, उभरती पानी की धाराओं के बीच सेना हर फंसी हुई जिंदगी को निकालने में जुटी है। बादल फटने के बाद सड़कों का नामोनिशान मिट चुका है। जहां कभी रास्ते थे, अब सिर्फ मलबा और खाई है। कुदरत के प्रहार ने हर निशान, हर वजूद को खत्म कर दिया है। पूरा का पूरा रोड जो है वो यहाँ पर बह चुका है और यहाँ पर लोगों को अब कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 4 लोगों की जान जो है वो इसमें गई है और कई सारे लोग जो हैं लापता हैं। कुछ लोगों ने इसी तबाही के बीच निकलने की कोशिश की, लेकिन मौत जैसी जंग में वो फंस गए। पानी जो है वो लगातार अभी भी आया हुआ है। कई सारे पेड़ गिरे हैं एक तरफ, जहाँ पर रेस्क्यू टीमें पहुँच रही हैं। उधर जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसर भी मौके पर पहुँच गए। अपनी टीमों के साथ वो राहत और बचाव में जुटे हैं। ऑफिसर जम्मू कश्मीर पुलिस के वो अब मौके पर जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं और साफ तौर पर मदद जो है वो पहुंचाई जा रही है। तबाही ने जिंदगियां छीन ली, लेकिन सेना और पुलिस की कोशिशें अब भी जारी है, ताकि मलबे के बीच फंसी हर जिंदगी को बचाया जा सके।
हिमाचल के कुल्लू और मंडी में आई आसमानी आफत के बाद कई इलाकों की सड़कें तक टूट गई हैं, जिससे कुल्लू से मंडी की ओर जाने वाले हाईवे पर जाम के हालात बने हुए हैं। रास्ते में फंसे सैकड़ों ट्रकों की कतार लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर जमा मलबा हटाने का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है, जिसकी वजह से सड़कों पर ट्रकों का जाम लगा हुआ है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुल्लू में ट्रकों की एक कतार लगी हुई है, लोग इसमें फंसे हुए हैं। सड़क पर बीते कई घंटों से लंबा जाम लगा है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हिमाचल में आसमान से बरस रही आफत ने हालात बिगाड़ दिए हैं। लगातार बारिश के बाद ब्यास नदी उफान पर है और उसका रौद्र रूप तबाही मचा रहा है। उफान के बीच कांगड़ा में 3 मंजिला कोठी इसकी चपेट में आ गई। ब्यास नदी के उफान ने जिस जमीन को निगला, उसी के सहारे खड़ा ये 3 मंजिला मकान अब टिक नहीं पाया। पहले हल्की दरारें, फिर अचानक झटका और उसके बाद दीवारें ढहने लगी। देखते ही देखते आलीशान कोठी का हिस्सा नीचे नदी में समा गया। सबसे पहले ऊपरी मंजिल, फिर नीचे की रेलिंग भरभरा कर गिरी। दीवारें ऐसे बिखरी जैसे कागज की बनी हो। एक वक्त का आलीशान मकान, पीछे बस धूल, मलबा और तबाही का मंजर। बरसात के बाद पौंग डैम से पानी छोड़ा गया, जिससे सैलाब इतना खतरनाक है कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल रहा है। ये सिर्फ पानी नहीं, कुदरत का कहर है, जहां हर लहर एक वार कर रही है, जिसके आगे हर कोई बेबस है। हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला इस वक्त प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल रहा है। बादल फटने से लेकर लैंडस्लाइड तक हर तरफ तबाही का मंजर है। कहीं घर बह गए तो कहीं पहाड़ दरक गए और चारों तरफ त्राहिमाम मचा है। ये तस्वीर मंडी के टकोली 4 लेन की, जहां अचानक बादल फटने से पूरी सड़क नदी में तब्दील हो गई। मिनटों में सैलाब आया और अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। सड़क पर खड़े कई वाहन मलबे में फंस गए। टकोली के अलावा तबाही की तस्वीर कमान की बागी से भी आई, जहां बादल फटने के बाद हाहाकार मचा है। गांव की मुख्य सड़क पूरी तरह से कट चुकी है और दर्जनों घरों को नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसा कहर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। मंडी में सिर्फ बादल ही नहीं फट रहे, कई जगहों से लैंडस्लाइड की भी तस्वीर आई है। पहाड़ दरक कर नीचे बसी बस्तियों की ओर बढ़े और कई घर खतरे की जद में आ गए हैं। सड़क पर मलबा आने से रास्ते बंद हो चुके हैं, तो दूसरी तरफ बादल फटने से सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। मंडी में बादल फटने और भूस्खलन की वजह से भारी नुकसान की आशंका है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में लगातार शारदा की तबाही जारी है। अब तक 7 मकान नदी में समा चुके हैं। निघासन तहसील के ग्रांट नंबर 12 में शनिवार को एक और मकान नदी में समा गया, जिसका दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे चंद पलों में ये मकान शारदा नदी के कटान में समा गया। यहाँ अब तक एक एक कर आधा दर्जन घर नदी में समा चुके हैं, जिसका वीडियो भी वायरल हो गया है। शारदा नदी के कटान से ग्रांट नंबर 12 गांव के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है। पिछले करीब 20 दिन से यहाँ शारदा नदी कटान कर रही है। फसल समेत खेत भी कट रहे हैं। पहाड़ों पर हो रही लगातार भारी बारिश के बीच नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में कटान लगातार जारी है। जिन ग्रामीणों के मकान नदी में समा गए वो पलायन करके चले गए। लोगों का आरोप है कि कटान रोकने के लिए प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। अभी 2 दिन पहले गांव में बना एक प्राचीन शिव मंदिर भी नदी में समा गया था, जिससे गांव में दहशत का माहौल है। महाराष्ट्र में भी मूसलाधार बारिश मुसीबत बनी हुई है। इस बीच तेज बहाव में एक शख्स की लापरवाही उस पर भारी पड़ गई और उसकी थार सैलाब के सामने हार गई। थार के डूबने का वीडियो वायरल हो रहा है, क्योंकि इस लापरवाही में थार चला रहा शख्स बाल बाल बच गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे भारी भरकम थार पत्ते की तरह पानी में बहती चली आ रही है और आगे आते ही धीरे धीरे डूबने लगती है। ये घटना महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की है, जहां शनिवार को हुई बारिश के बाद शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। हिमायतनगर से जलगांव जाने वाला अंडरपास भी डूब गया। इसी बीच एक युवक अपनी थार लेकर पानी से भरे अंडरपास को पार करने की कोशिश करने लगा। शुरुआत में गाड़ी आगे बढ़ी, लेकिन कुछ दूरी जाते ही ये एसयूवी पानी में नाव की तरह तैरने लगी। फिर क्या था, थार सैलाब के बीच फंस गई और इस मंजर को फ्लाईओवर में खड़े लोगों ने कैद कर लिया। हालात बिगड़ते देख मौके पर मौजूद लोग तुरंत एक्शन में आए और थार के अंदर बैठे शख्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नदी के सैलाब में एक ऑटो बह गया। इस दौरान गांव के लोगों ने अपनी जान पर खेलकर ऑटो ड्राइवर की जान बचाई। जबलपुर के कटंगी इलाके में हिरन नदी पर बने पुल को पार करने के दौरान ऑटो तेज बहाव में बह गया। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए ड्राइवर की जान बचा ली।
दरअसल बरसात के मौसम में 4 महीने तक पानी में डूबा रहता है ये इलाका। इसके बावजूद लोग मजबूरी में जान जोखिम में डालकर इसे पार करते हैं। इस दौरान कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि जिंदगी और मौत दोनों पर कुदरत की मार भारी है। यवतमाल से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां सैलाब के बीच से अंतिम यात्रा निकालनी पड़ी। और ये देखिए तस्वीर बारिश के बाद क्या हालात हैं। सड़कों पर पानी भरा है, सैकड़ों की संख्या में लोग सैलाब को पार करके जा रहे हैं। यवतमाल जिले में भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। ऐसे में लोगों को श्मशान घाट तक जाने में दिक्कत हो रही है। ब्राह्मणवाड़ा के मणिराम राठौड़ का निधन हो गया। ऐसे में जब बारिश रुकी तो परिजनों ने श्मशान घाट तक अंतिम यात्रा निकाली। रास्ते में पानी भर जाने की वजह से अंतिम यात्रा में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इलाके में बनी नहर की ऊंचाई कम है। ऐसे में जलस्तर बढ़ने की वजह से बारिश का पानी पूरे इलाके में भर जाता है। हालांकि लोग हिम्मत करके किसी तरह शव यात्रा को श्मशान घाट तक ले गए और अंतिम संस्कार किया। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ से सनकी आशिक की खतरनाक साजिश का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक तरफा प्यार में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पति को रास्ते से हटाने के लिए इस सनकी आशिक ने फिल्मी अंदाज में स्पीकर बम तैयार किया और होम थिएटर स्पीकर में 2 किलो बारूद वाला बम फिट कर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पति के एड्रेस पर डिलीवर करा दिया, जिसे प्लग इन करते ही जोरदार धमाका होता। ये आईडी जो है ये स्पीकर के अंदर कंसील्ड था। स्पीकर में प्लग अगर आप उसको करते तो ये आईडी फट जाता और काफी साथ के घरों को अपनी चपेट में ले लेता और काफी जान माल का नुकसान करता। मामला गंडई थाना क्षेत्र का है। मास्टरमाइंड का नाम विनय वर्मा है, जो ITI का स्टूडेंट है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विनय वर्मा, आप खड़ा करो। ये विनय वर्मा है जी, ये मुख्य आरोपी है इस केस में। अफसर खान ने शक होने पर जब स्पीकर खोला तो अंदर जिलेटिन की छड़ें और तारों से जुड़ा डेटोनेटर निकला। पुलिस और बम स्क्वाड ने पूरे इलाके को सील कर इस साजिश को नाकाम कर दिया। आज की दुनिया में माना जाता है पैसे और पावर हो तो फिर जाति या धर्म मायने नहीं रखती। लोग आपके पद और आपकी कुर्सी को सलाम बजाने लगते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अलग है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक अधिकारी को सम्मान मिलना तो दूर, जमीन पर बैठकर काम करना पड़ता है। अधिकारी का आरोप है कि पिछड़ी जाति से आने की वजह से उसके साथ यहां भेदभाव किया गया और उसे चटाई पर बैठकर काम करने के लिए मजबूर किया गया। मामला ग्वालियर के मध्य प्रदेश भवन विकास निगम का है और आप जमीन पर बैठे हुए जिस व्यक्ति को काम करते देख रहे हैं वह इस विभाग में सहायक महाप्रबंधक सतीश डोंगरे हैं। जनवरी 2024 से बालाघाट से ट्रांसफर होकर यहाँ आया हूँ। तभी से मैंने यहाँ पूर्व अधिकारी से भी पूछा मुझे बैठने के लिए जगह, टेबल, कुर्सी, तो उनने बोले हमने भोपाल में डिमांड भेजी है। 1 साल से यह इसी तरह जमीन पर चटाई बिछाकर बैठे हैं और विभागीय काम कर रहे हैं, लेकिन विभाग को उनकी चिंता ही नहीं, या फिर अधिकारी जिस भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं वही सच है। Zee News।